गर्मी का मौसम था। मधुपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा गगन 4 साल का और उसकी बेटी मोनिका 5 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है। ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। वो देखो, गगन भी गर्मी में कितना परेशान हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस ठंडे पानी में ही बैठा रहूं। इस गर्मी में तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं, और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। राधा अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी सुरेश भी वहां पर आ जाता है। हे भगवान, इस साल तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं घर में आ गया। राधा, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एक काम करती हूँ, सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना लेती हूँ। राधा सबको नींबू पानी बनाकर देती है। माँ, ये नींबू पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो बहुत अच्छा होता। बेटा, जब हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है तो बर्फ कहां से आएगी। मैंने तो घड़े के ठंडे पानी से ये नींबू पानी बनाया है। बेटा, अब जो मिल रहा है वही पी ले, वरना इतनी गर्मी में अगर तूने 5 मिनट तक इसे नहीं पिया तो ये और गर्म हो जाएगा। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो राधा खाना बनाने की तैयारी करती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वो पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए ना तो ये गर्मी अच्छी और ना सर्दियां अच्छी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। और सर्दियों में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। काश हर समय मौसम ऐसा रहता कि ना तो ज्यादा सर्दी होती और ना ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता ना। ऐसा तो होने से रहा राधा। ऐसा होता तो क्या ही बात थी। वैसे 2 महीने से हमने घर का किराया भी नहीं दिया है। मकान मालिक इस बार बड़ा गुस्से में आएगा, और इस बार भी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। गर्मी इतनी है कि फसल को इतना पानी देने के बाद भी फसल सूख रही है। इस बार भी मेरे पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अगर इस बार मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो कहीं वो हमें घर से ही ना निकाल दे। इसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है। पिछली बार जब मकान मालिक आया था तो उसने कहा था कि अगर अगले महीने सारा किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देंगे। अगर उसने सच में ऐसा ही किया तो हम इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी हमसे हमारी गरीबी के कारण बात नहीं करता कि कहीं हम उनसे कोई मदद ना मांग ले। वो दोनों आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका मकान मालिक रामलाल वहां पर आ जाता है। अरे भाई सुरेश, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया। क्या बात है, तुझे इस बार भी किराया देना है या नहीं देना है, हैं? नहीं नहीं रामलाल भाई साहब, किराया तो देना है, लेकिन कुछ आमदनी नहीं हुई है। आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया दे दूंगा। ये बात तो मैं तेरे मुंह से पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों को मैं एक और दिन भी अपने घर में नहीं रख सकता। ऐसा मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा। मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दो, वरना कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। सुरेश के बहुत कहने पर भी उसका मकान मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन वो सुरेश को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी गर्मी में सुरेश अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया। अब हम इतनी गर्मी में कहां पर जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है पापा। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो सामने पानी वाला है ना, मैं उससे पूछता हूँ। सुरेश पानी वाले के पास जाता है। अरे, 2 रुपए का पानी है भैया। क्या भैया,
पानी का गिलास भी 2 रुपए में बेचते हो, अभी तक तो 1 रुपए में ही मिल रहा था। अब वो पहले वाला दाम नहीं है, इतने में ही खरीदना है तो खरीदो। पानी का दाम सुनकर सुरेश अपने जेब में पैसे देखता है तो उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। एक काम करो, तुम 3 गिलास पानी दे दो। सुरेश अपनी जेब से 6 रुपए निकालकर उसे दे देता है। वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी को एक एक ग्लास पानी दे देता है। अरे, आपको प्यास नहीं लगी है क्या? आपने अपने लिए नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं तो वहीं पर ही पानी पीकर आ गया। यहाँ पर 4 गिलास एक साथ कैसे लेकर आता, 3 ही बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। राधा जानती थी कि सुरेश पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब सुरेश पानी लेने गया था तो वो उसे ही देख रही थी। लेकिन वो सुरेश से कुछ कहती नहीं। वो अपने ग्लास में से आधा पानी पीती और सुरेश से कहती है, मुझसे तो ये पूरा ग्लास पानी पिया ही नहीं जा रहा है जी, आधा ग्लास पानी आप पी लीजिए। इतनी गर्मी में भी तुमसे 1 गिलास पानी नहीं पिया जा रहा, लाओ इधर दो। सुरेश वो आधा ग्लास पानी पी लेता है। सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी गर्मी में हम सब कहाँ भटकते रहेंगे। अभी तो सब लोग चल चलकर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छाया देखकर उसी के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वो सभी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन सुबह से भूखे पेट उन सभी को बहुत भूख लगी थी। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? खाने के लिए तो सुबह बस घर में रोटी ही थी। रोटी और अचार लेकर आई हूं, इसे खा लो बेटा। राधा सभी को खाने के लिए अचार रोटी देती है तो सभी उस रोटी को खाते ही थूक देते हैं। ये रोटी तो खराब हो चुकी है माँ। लगता है गर्मी की वजह से सुबह की बनाई हुई रोटी खराब हो गई। इससे अच्छा होता कि हम इसे पहले ही खा लेते तो कम से कम खाना बेकार नहीं होता। क्या करे जी, सुबह से बैठने के लिए तो अब जगह मिली है। इतनी चिंता लिए सुबह से घूम रहे हैं कि रोटी का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। सुरेश आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। तभी सामने से आ रहे एक पंडित जी की नजर सुरेश पर पड़ती है। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। सुरेश इतना परेशान था कि पंडित जी के पूछने पर वो उन्हें सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ, वहां तुम आराम से खाना खा सकते हो। सुरेश अपने परिवार को लेकर पंडित जी के साथ मंदिर जाता है, जहां पर वो पेट भर कर मंदिर का भंडारा खाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पंडित जी मिल गए, वरना पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिला पाता। भगवान अपने बच्चों की तकलीफ समझता है जी, जरूर उन्होंने ही पंडित जी को हमारे पास भेजा होगा। लेकिन राधा, हम कहाँ रहेंगे, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान सब ठीक करेंगे। भंडारा खाकर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वो पेड़ के नीचे जाकर ही एक कपड़ा बिछाकर लेट जाते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं, बार बार काट रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। हाँ पापा, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, गर्मी भी बहुत लग रही है। मुझे तो गर्मी के मारे बहुत अजीब सा हो रहा है। बेटा, तुम घबराओ मत, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लो तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। राधा अपनी बेटी को ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वो पंडित जी भी वहां पर आ जाते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन मिले थे। मैं तुमसे आगे बात करने वाला था, लेकिन तुम पहले ही दिन चले गए। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दी है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना, मंदिर का ट्रस्ट तुम्हें हर चीज की सुविधा दे देगा। बस तुम सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना, ठीक है? चलो, तुम सभी मेरे साथ चलो। पंडित जी उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुरेश भी पंडित जी का धन्यवाद कर ही रहा होता है कि तभी उनके पलक झपकते ही पंडित जी अचानक उनके सामने से गायब हो जाते हैं और वहां पर विष्णु भगवान की एक मूर्ति आ जाती है। ये देखकर वो लोग सब कुछ समझ जाते हैं। विष्णु जी ने उनके लिए ये सब किया, ये जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उस दिन से सुरेश हर रोज भगवान के मंदिर में जाकर उनकी सेवा में लग जाता है। भगवान ने उसे जो घर दिया था उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, इसलिए उसे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो केवल उसे अपनी भक्ति में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी ना किसी तरह ऐसा कर ही दिया और भगवान ने उनके परिवार के सभी दुखों को भी दूर कर दिया।